हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PWS शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं B.Pharm फोर्थ ईयर 8th सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोस्टैटिक के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उसके इंट्रोडक्शन और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ अकरेंसेज ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जब हम कोई भी एक डाटा लेते हैं तो उसमें कोई एक नंबर जो है, जब वो कई बार रिपीटेड होती है, वो कई बार आती है रिपीट होते हुए, तो उसके वो पर यूनिट टाइम में वो कितने बार रिपीट हुई है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं 4, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 8, 7, 7, 9, 2, 3। ये एक हमारा एक डाटा है। इसमें हमको अगर पता करना है कि इसमें लिखा हुआ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 की, अगर इसमें हमको फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो 2 की फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे? तो हम इसमें देखेंगे कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन में, इस पूरे डाटा में 2 कितने बार आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि 2 जो आया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 2 की जो अकरेंसेज है, 2 की रिपीटिंग जो नंबर है वो 5 टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 5। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है 2 की वो कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3। तो 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की या किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे मेन यहाँ पे ये है कि पर यूनिट टाइम में उसको कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब बात करें अगर इसके हम टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसके 3 टाइप्स हैं। पहला जो आपका है, जो फर्स्ट है आपका, वो है फर्स्ट टाइप जो है अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट आपका डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम बात करेंगे पहला जो है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फर्स्ट की बात करते हैं डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम अगर देखें, तो डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो है इन दिस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी रिफर्स टू डिस्क्रीट वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन the frequency refers to डिस्क्रीट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एक फॉर्म है जिसमें हम जो फ्रीक्वेंसी आती है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी आती है।
तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी की अगर हम देखें तो ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी जो है इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। करते क्या है कि जब हम किसी भी डाटा को जब क्या करते हैं क्या है कि हम उस पार्टिकुलर वैल्यू को जब हम इसकी फ्रिक्वेंसी प्रिपेयर करते हैं तो हम उस पार्टिकुलर वैल्यू को काउंट कर लेते हैं जो उस ऑब्जेक्ट में बार बार आई होती है, या उस क्लास की फ्रिक्वेंसी में जो बार बार नंबर आती है, जो रिपीट होती है बार बार, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे अब इसके ये जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को हम ये बहुत सारे डाटा है जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी एक घर में जो कमरों की संख्या है, तो किसी घर के अंदर एक कमरों की जो संख्या है उसे हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, ये उसके फ्रीक्वेंसी के अंदर डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। या मान लें हम किसी कंट्री के अंदर बहुत सारी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम पता कर सकते हैं वो क्या फ्रीक्वेंसी होती है। या अगर मान लो हम किसी फैमिली में बच्चों की संख्या को काउंट करना है तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी क्या है जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक। या अगर मान लो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं। अब हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या करते हैं, एक चार्ट ग्राफ से या टैली मार्क से बार की संख्या को काउंट करते हैं और उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक। इसको अभी हम एक टेबल के जरिए से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक विलेज की एक गांव के अंदर 40 फैमिलियों में सर्वे करते हैं और उसके अंदर जो उन घरों में, उन परिवारों में, उन फैमिलियों में जो बच्चों की संख्या है उसका सर्वे करते हैं और एक डाटा कलेक्ट करते हैं जिसके और उसके थ्रू से हम एक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इन द मेथड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। तो उस टेबल से अभी हमें समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक टेबल ये है, तो अगर देखें कि इन ए सर्वे, देखिए एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इसका, इन ए सर्वे of 40 family in a village, the number of children, the numbers of children per family was recorded and the following data obtained. अब ये डाटा जो है हम एक प्रिपेयर करेंगे कि वो डाटा कैसे है, तो बात करते हैं, देखते हैं। अब ये डाटा जो है हम देखते हैं, एक डाटा मिला हमको जो 40 फैमिलियों का सर्वे किया गया और उनमें बच्चों की संख्या को काउंट किया गया और एक डाटा ऑब्टेन किया गया। तो डाटा क्या है देखते हैं, 1 2 3 2 3 0 1 2 2 3 5 0 1 3 4 2 3 5 0 4 2 6 4 5 5। तो ये एक डाटा हमने ऑब्टेन किया इन द सर्वे ऑफ 40 फैमिली ऑफ इन ए
विलेज, जिसमें हमें डाटा ऑब्टेन हुआ है। अब इसको हमें अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको हमको मैनेज करना है, इसको क्या करना है, इसको हम करने का है ये करना है रिप्रेजेंटेड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ, इसे हमें करना है रिप्रेजेंटेड द डाटा represented the data in the form of a discrete frequency distribution. discrete frequency distribution. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डाटा हमने ऑब्टेन किया है इन द सर्वे ऑफ 40 फैमिली ऑफ ए विलेज, तो इसको हमको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में इसे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। ऐसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है तो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक डिस्क्रीट कर देते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, discrete frequency distribution of the number of children, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे कि नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम इसको टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे, टैली मार्क्स। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है। ये 3 कॉलम बना लेंगे। अब हम इसमें वो नंबर लिखेंगे जो इस डाटा जो हमने डाटा ऑब्टेन किया है उसमें कौन कौन सी नंबर्स आई हुई है, कौन कौन से नंबर्स आए हुए हैं, तो उसको चेक करते हैं, देखते हैं। पहला हमारा क्या आया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। तो इस तरह से हमने वो सारे नंबर ले लिए जो इस टेबल में प्रेजेंट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रंस फैमिली में जो नंबर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं या उन 40 फैमिली में जो मतलब नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो कौन कितने हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये तो हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब हम इसमें टैली मार्क चेक करेंगे। टैली मार्क ऐसे चेक करेंगे कि देखो सबसे पहले इसमें पहले फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, उसके बाद टैली मार्क चेक करेंगे। तो देखते हैं 0 इस पूरे कलेक्शन में जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, जो रिकॉर्ड बनाया था, उसमें 0 कितने बार आया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3 बार आया हुआ है। तो 0 जो आया हुआ है यहाँ पर वो 3 टाइम आया हुआ है, 3 टाइम 0 आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 की। तो 1 यहाँ पे कितने बार आया हुआ है देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो 1 आया हुआ है वो 6 टाइम आया हुआ है। 1 की वैल्यू जो आई है वो 6 टाइम आई हुई है। देख लेते हैं एक बार फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ 6 टाइम 1 की वैल्यू आई हुई है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2 की। तो 2 कितने बार आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो 2 की अकरेंस है, 2 की जो रिपीटिंग नंबर है वो 8 टाइम आया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ 2 जो आया हुआ है यहाँ पे 8 टाइम आया हुआ है। तो हम 2 के सामने फ्रीक्वेंसी में 8 टाइम लिख देते हैं। फिर इसके बाद 3 को चेक करते हैं। तो 3 जो है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 5 जो 3 की रिपीटिंग नंबर है, 3 यूनिट टाइम में जो है वो 5 टाइम आया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 3 जो है यहाँ पे 5 टाइम आया हुआ है। इसके बाद 4 को चेक करते हैं। तो 4 जो है वो कितने बार आया हुआ देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5। 4 जो है वो 5 टाइम आया हुआ है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं 5 की।
तो 5 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है देखते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 5 जो है यहाँ पे 4 टाइम आया हुआ है। इसके बाद चेक करते हैं 6 कितनी बार आया हुआ है, तो वहाँ देखते हैं 6 जो है 1 2, तो 6 जो है यहाँ पर 2 टाइम आया हुआ है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हमारी निकाल आई। इसके बाद क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमारी निकाल आई। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी निकाल आई कि कितने बच्चे हैं कौन सी फैमिली के अंदर। तो चेक करते हैं इसको एक बार फिर से, हम देखते हैं क्या दिया गया है। 40 फैमिली थी हमारी, तो 40 फैमिली में जो डाटा हमने कलेक्ट किया था वो इतना था। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इसका टैली मार्क कितना है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लेते हैं कितना आया हुआ है। तो 3 6 10, 3 6 9, 9 8 17, 9 8 17, 17 5, 17 10 तुम्हारा हो गया कितना, 17 और 10 हो गया 27, 27 4 और 2। तो इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। डाटा जो हमने नोट किया है वो कितना है। क्या बनाऊंगा, सबसे पहले हमारा डाटा था 1 2 3 2 3 था। उसके बाद नेक्स्ट जो था 0 1 2 2 3 था। उसके बाद 3 0 1 3 एंड 4 ये डाटा हमारा है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है 2 3 5 0 4, नेक्स्ट 2 3 5 0 4 2 3 5 0 4 1 2 3 5 0 4 जहाँ से मिस्टेक हो जाती है 2 3 5 0 4 1 4 3 2 1 5 5 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 2 6 1 2 4 4 2 6 4 5 5। अब हमें वहाँ पर ये फिर से चेक करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी में नोट की है वो फ्रीक्वेंसी को फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है 40 नहीं आ रहा है। तो इसको चेक देखते हैं दोबारा से। 0 जो हमारा है कितने बार आया हुआ है, तो 0 जो है वो हमारा यहाँ पे 1 2 3, 0 हमारा यहाँ पे 3 टाइम आया हुआ है। तो हम 0 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 3 लिख देंगे। और 1 की फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे क्या आई हुई है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 7 आई हुई है, तो वो फ्रिक्वेंसी 7 लिख देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा 2 की फ्रिक्वेंसी क्या आई है, 2 कितने बार आया हुआ है इसमें हमारा, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो 1 है वो 2 जो है वो हमारा 10 टाइम आया हुआ है, तो ये 10 टाइम लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा है जो 3 की फ्रिक्वेंसी है, 3 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 आई हुई है। तो 6 3 जो हमारी आई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 की फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पर 8 आई हुई है, तो हम 8 लिख देते हैं। इसके बाद जो है 4 हमारा कितने टाइम आया हुआ है देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो 4 की नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो 4 यहाँ पर हमारा 6 टाइम आया हुआ है, जो कि 6 लिख लेते हैं। तो 4 की हो गई फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हमारा 5 का चेक करना होगा, तो 5 हमारा कितना बार आया हुआ है देखते हैं, तो 1 2 3 4। तो 5 हमारा यहाँ पर 4 टाइम आया हुआ है, तो हम 5 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 4 लिख देते हैं। 4 लिख देते हैं 5 की फ्रिक्वेंसी। इसके बाद हमारा 6 की फ्रिक्वेंसी क्या है वो चेक करते हैं। तो 6 की फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं इसमें क्या है, वो 2 बार आई हुई है, 1 एंड 2। तो 6 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो क्या होगा, 3 7 10 10 10 20 20 में 8 ऐड किया तो हो गया 28 28 में हमने 4 ऐड 28 में हमने 2 ऐड किया तो हमारा हो गया 30, और ये 6 और 4 10 हो गया, तो 30 और 10 कितना हो गया 40। तो हमारा 40 फैमिली टोटल यहाँ पे हो गई। टोटल हमारी फैमिली कितनी हो गई 40। अब यहाँ पर चेक करेंगे, देखेंगे कि देखो जो फैमिली जो है, कितनी फैमिली में हमारे 0 नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस हैं,
तो 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितनी फैमिली में फैमिली में है, तो 3 फैमिली में है। 3 ऐसी फैमिली है जिसमें 0 चिल्ड्रंस हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 0 है। 7 फैमिली ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 1 है। 10 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है। 8 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है। 6 फैमिली ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 हैं। 4 फैमिली ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है। और ऐसी 2 फैमिली हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 है। तो इसको हम कैसे टैली मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। पहले तो इसको डिवाइड कर देते हैं जिससे समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, क्योंकि दूर है थोड़ा सा, तो हो सकता है समझने में ना आ रहा हो, तो इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहे हैं। टेबल फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये है। अब यहाँ पे हमको दिखाना ये है कि 0 कितनी फैमिली में आया हुआ है, कितने 0 चिल्ड्रंस कितनी फैमिली में है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम दिखा देते हैं आपको। 1 2 3, तो इस तरह से हम पहली मार्क यहाँ पे 3 बार लगा देंगे। 1 की अगर बात करें तो 7 यहाँ पर आया हुआ है। 7 कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 को हम यहाँ पे एक लाइन से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 2 और हो जाएंगे, तो हो गया 5 2 7। 7 टेली मार्क से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। 10 की बात करेंगे, 10 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, और ये ऐसे क्रॉस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और दूसरा 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। 8 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, और ये काट दिया तो हमारा हो गया 5, और ये 1 2 3 5 3 8 हो गया। 6 की अगर बात करें तो 1 2 3 4, और ये 5 हो गया, और ये 1 6 हो गया। 4 की अगर बात करें तो 1 2 3 4, 4 ये हो गया, 2 ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको टैली मार्क्स से भी रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा था, ये कैसे फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स से रिवीजन करेंगे, या किसी भी हम डाटा को कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे। तो मुझे लगता है शायद ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी की। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी या ग्रुप फ्रीक्वेंसी। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये हम आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, इन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास इंटरवल्स थ्योरेटिकली कंटिन्यू फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू द एंड विदाउट ब्रेक। क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो क्लास इंटरवल होता है वो स्टार्टिंग से एंड तक बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू चलता रहता है। बट जो उसमें होता, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेजर डिफरेंस है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का जो डाटा होता है वो इनिशियली या फाइनली कुछ क्लियर नहीं होता है। रैंडमली कुछ भी हो सकता है जो उस लिस्ट में दिया गया हो, या जो उस कलेक्शन ऑफ डाटा में दिया गया हो, तो उसमें से कुछ भी हो सकता है। बट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो ईच क्लास जो है, प्रत्येक क्लास जो है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है उसकी दो लिमिट्स होती हैं, जिसमें एक लिमिट जो है अपर लिमिट होती है, दूसरी लोअर लिमिट होती है। तो और जो बिना रुके, बिना ब्रेक हुए एंड तक चलती रहती हैं। तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं क्या होता है कंटिन्यूअस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको हमने, अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। क्या है कि वेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 एम्प्लॉयज़। तो 100 एम्प्लॉयज़ के बीच में 100 एम्प्लॉयज़ में उनकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग से होगा वो हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे। क्या होगा, वीकली वेजेस इन रुपीज़ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो इनको हमने एक टेबल के फॉर्म में बनाना है। क्या करना है कि जो इनकी सैलरी है, मान लिया हमने इसकी सैलरी है 50 से
100 रुपये किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो होगी वो 50 से 100 के बीच में होगी, तो कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको 50 से 100 के बीच में सैलरी मिल रही होगी। तो क्या है, 4 एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 50 से 100 के बीच में सैलरी मिल रही होती है। अब बात करते हैं 100 से 150 एम्प्लॉयज़ को, सॉरी 100 से 150 रुपये कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, तो वो 12 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 100 से 150 के बीच में सैलरी मिलती है। 150 टू 200 रुपये के बीच में जो सैलरी मिलती है वो कितने एम्प्लॉयज़ को मिलती है, तो 33 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको 150 से 200 के बीच में सैलरी मिलती है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिनको 200 से 250 के बीच में भी सैलरी मिलती होगी, तो कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो 16 एम्प्लॉयज़ हैं। अब कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको 250 से 300 के बीच में सैलरी मिलती होगी, तो वो कितने हैं, 22 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको 250 से 300 के बीच में सैलरी मिलती है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 300 से 350 रुपये भी मिलते होंगे, तो वो कितने हैं, वो 8 हैं। अब बात करते हैं कि 350 से 400 रुपये की सैलरी के इतने रुपये कितने एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, तो वो 4 एम्प्लॉयज़ को इतने रुपये मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इनका सम कितना होगा, तो इनको टोटल कर लेते हैं। इनका जो टोटल आएगा, टोटल क्या आएगा देखते हैं। टोटल जो इनका आएगा वो टोटल है, इनका जोड़ते हैं इनको, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 4, 12, 16, 16, 16, 32, 32, 32 और 32 हो जाएगा तुम्हारा 65, 65 में तो 65 में 4, 8, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 20 और 8 हो गया तुम्हारा कितना 30, 30 और 16 और 4 हो गया कितना 20, 30 और 20 हो गया 50, 50 और इसमें हम ऐड करेंगे तो 12 और 4 है, तो 12 और 4 इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 100। तो 100 फैमिली, ये 100 एम्प्लॉय जो हैं टोटल, यहाँ पे हमारा 4 नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा 5, यहाँ पे हमारा 5 आएगा, तब हमारा ये टोटल हो जाएगा कितना 100 एम्प्लॉय हो जाएंगे। और उनके बीच में ये जो वीकली वेजेस है वो हमने इनकी रेंज लिख दी है। तो इस तरह से हमने इनको, ये टेबल हमने बना ली है, इसको हम कैसे समझेंगे तो देखते हैं आगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है कि हमने अभी बात की थी कि जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो क्लास इंटरवल होता है वो बिगनिंग से एंड तक बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है कि ये जो 50 से 100 है, तो इसकी जो फर्स्ट लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट जो है वो 50 है, अपर लिमिट जो है वो क्या है 100 है। तो पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। क्या होता है इसमें, जो पहली क्लास की जो अपर लिमिट होती है वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। तो यही इसमें ये कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे यहाँ पे 100 जो है फर्स्ट क्लास की जो है अपर लिमिट है और सेकंड क्लास इंटरवल की जो है लोअर लिमिट हो गया। अब यही क्या होगा, इसकी जो अपर लिमिट है, इसकी जो सेकंड क्लास की जो अपर लिमिट है वो थर्ड क्लास की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है जब तक एंड नहीं होता है और ये बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये था हमारा ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो अब कुछ बातें इसमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है, जैसे कि इसके अंदर क्लास लिमिट्स होती है, क्लास की लिमिट्स होती हैं। तो क्लास की लिमिट मैंने अभी जैसे समझाया, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट जो है क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट की अगर बात करें तो क्लास लिमिट में इसमें 2 लिमिट होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट।
तो इसमें अगर हम कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं, जैसे हम ये वाला क्लास इंटरवल ले लेते हैं ये, तो इसके ये क्लास इंटरवल जब हम लेते हैं तो क्लास इंटरवल हमारा क्या है, क्लास इंटरवल हमारा क्या है 150 टू 200। तो इसके अंदर ये जो हमारी फर्स्ट वाली है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लोअर लिमिट, और ये वाली जो है वो अपर लिमिट हो जाएगी। इस तरह से इसमें क्लास लिमिट्स होती हैं। तो क्लास लिमिट्स ये कुछ होती हैं। और इसमें अगर हम बात करें क्लास इंटरवल क्या होता है, तो क्लास इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल इसको थोड़ा सा हम लिख के बता देते हैं क्या होता है। क्लास इंटरवल की अगर बात करें, क्लास इंटरवल की अगर बात करें तो क्लास इंटरवल द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस between the lower limit and upper limit is known as class interval। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल इसका एक फार्मूला भी है, तो फार्मूला मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। क्या है इसका फार्मूला जो है, क्लास इंटरवल जो है, क्लास इंटरवल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा अपर लिमिट u माइनस एल अपान के। ये हमारा क्लास इंटरवल का फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पर जो आई है वेयर आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, I is equal to class interval and u is equal to upper limit, L is equal to lower limit, and k is equal to the number of classes, k is equal to the number of क्लासेज। तो इसमें हम जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, जिससे हमको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। तो इसमें हम इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं क्या रखते हैं। तो हमारी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट जो है ये एल जो है, यहाँ पे हम यू और एल ना रख करके यहाँ पे हम एल और एस रखते हैं, जिससे हमारा एल और एस रखते हैं। तो एल जो है हमारा हो जाएगा एल जो है लार्जेस्ट लिमिट हो जाएगा, और एस जो है स्मॉलेस्ट लिमिट हो जाएगा। तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे कि हमारा ये टेबल दी गई है। तो इसमें हमारी जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट लिमिट है वो 50 है, और लार्जेस्ट लिमिट जो है वो 40 है। और क्लास इंटरवल इसमें हम काउंट कर लेते हैं, पहले हम इसको पुट कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लार्जेस्ट लिमिट जो हमारी है 400 है, माइनस एस जो है स्मॉलेस्ट लिमिट है हमारी 50 है, अपान के की वैल्यू हमारी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। क्लास इंटरवल कितने हैं, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना है 7 है। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 400 से 50 निकल जाएगा, तो बचेगा 350 अपान 7, और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो ये हमारा हो जाएगा 50। तो हमारा जो क्लास इंटरवल आया वो कितना आ गया
क्लास इंटरवल इक्वल टू 50 हमारा मिल गया, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 में अगर हम 50 ऐड करते हैं तभी हमारा 100 हो रहा है, या 100 में 50 ऐड करें तो 150 हो रहा है। तो हमको यहाँ से देखने से पता चल जा रहा है कि क्लास इंटरवल इसमें कितना है। तो ये था क्लास इंटरवल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल की। तो क्लास इंटरवल जो है दो तरह से बताया गया है, नंबर 1 एक्सक्लूसिव मेथड एंड नंबर 2 इंक्लूसिव मेथड। तो दो टाइप से यहाँ पे क्लास इंटरवल बताया गया है, नंबर 1 एक्सक्लूसिव मेथड, नंबर 2 इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, क्या है कि एक्सक्लूसिव मेथड में पहली क्लास जो होती है वो अपर लिमिट फिक्स होती है, पहले जो अपर लिमिट होती है वो फिक्स होती है, और ये नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। होता क्या है कि जब हम एक्सक्लूसिव मेथड देखते हैं तो एक्सक्लूसिव मेथड की जो अपर लिमिट होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, और वो फिक्स रहती है, और वो नेक्स्ट क्लास में जब पहुंचती है तो वो लोअर लिमिट बन जाती है, जैसा कि हमने पीछे वो टेबल में देख लिया था। तो ये इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, इसको एक टेबल के फॉर्म में हम समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि हम एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, एक्सपेंडिचर and number of family, expenditure in rupee and number of family। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ फैमिली जो है, कितने फैमिली जो है उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है मंथली, वो कितना होता है। तो हम देखते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं। जैसे मान लो हमने टेबल बनाई कि 0 से 5000 रुपी इतना एक्सपेंडिचर जो है, कुछ फैमिलियां हैं जैसे 60 फैमिली हैं, तो 60 फैमिली में इतना एक्सपेंडिचर होता है। इसी में अगर हम देखें तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है, 5000 है। अब इसमें हम क्या चलने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है वो फिक्स होती है, और वो फर्स्ट में अपर लिमिट होती है, और नेक्स्ट की जो क्लास होती है, नेक्स्ट क्लास ऑफ इंटरवल होती है, उसमें लोअर लिमिट बन जाती है। तो इसमें देखिएगा ये जो 5000 है वो यहाँ पे आ जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगी, जो अपर लिमिट होगी नेक्स्ट क्लास की वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये लिमिट जो है, ये लिमिट और ये लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट हो गई। तो अब यहाँ पे कितनी फैमिलीज हो गई, यहाँ पे 95 फैमिलीज जो है उनका एक्सपेंडिचर मंथली इतना हो जाता है, लगभग 5000 से 10000 के बीच में। अब आगे बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो ये अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे लोअर लिमिट बन जाएगी, और जो आएगी नेक्स्ट आएगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 15000 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें हमारा जो है 122 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें देखते हैं, 50,000 से 20,000 हो जाएगा। इसमें हमारी जो आती है वो आएगा 83 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 20,000 से 25,000 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, नंबर ऑफ फैमिली आएगा, वो कितना है, 40 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो टोटल जो है हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिमिट निकाल ली है। अब इसको हम क्या करते हैं, तो ये हमारा था एक्सक्लूसिव मेथड। तो इस तरह से हमने इसमें समझ लिया कि एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है। एक्सक्लूसिव मेथड में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, जो कि नंबर ऑफ फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपेंडिचर जो है हमारा यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करता है, जो कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। और इसमें ये हम इसको इंटरवल, क्लास ऑफ इंटरवल दिखा रहे हैं, क्लास ऑफ इंटरवल, या क्या दिखा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये कितने टाइप के मैंने दिखाया, तो मैंने बताया कि एक टाइप होता है एक्सक्लूसिव मेथड, एक होता है इंक्लूसिव मेथड। तो एक्सक्लूसिव मेथड में ये टाइप है जिसमें फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर रहती है, सेकंड क्लास में लोअर लिमिट हो जाती है, और ये कंटिन्यू एंड तक चलता रहता है बिना रुके। है कि ये जो अपर लिमिट, इसकी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास में जो लोअर लिमिट बन जाती है, ये इसको इंश्योर करता है कि इसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, इस डाटा के रिप्रेजेंटेशन को की कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है।
बात करने वाले हैं हम इंक्लूसिव मेथड की। इंक्लूसिव मेथड क्या होता है? तो इंक्लूसिव मेथड जो है वो क्या है? इंक्लूसिव मेथड में क्लास इंटरवल में ओवरलैपिंग नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये यहाँ पे अपर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट बन जा रहा है, ये यहाँ पे अपर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट बन जा रहा है। तो ऐसी ओवरलैपिंग जो है इंक्लूसिव मेथड में नहीं होती है। इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि इसके जो अपर एंड लोअर दोनों लिमिट्स हैं वो क्लास इंटरवल में इंक्लूड रहती हैं, इसमें इंक्लूड रहती है, क्लास इंटरवल में इंक्लूड रहती हैं। यह मेथड डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। जैसे फैमिली में मेंबर्स की संख्या का रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें इसको यूज़ किया जाएगा, या फैक्ट्री में वर्कर्स की संख्या को रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें इसको यूज़ किया जाएगा, या ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डाटा कलेक्शन है, उसमें इनको यूज किया जाएगा। तो बात करते हैं क्लास इसका एक टेबल के फॉर्म में इसको समझने के लिए। तो समझते हैं इसका क्लास इंटरवल क्या होगा। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम देखते हैं क्लास इंटरवल हमारा क्या है। समझेंगे इसको हम। जैसे क्लास इंटरवल हमारा क्या है, 5 to 9 है। अब ये 9 जो है नेक्स्ट में 9 नहीं रहेगा, नेक्स्ट के क्लास इंटरवल में 9 ही नहीं रहेगा, 9 से आगे हो जाएगा, जिससे कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। तो 10 के बाद यहाँ पे आएगा 14। अब ये 14 यहाँ पे 14 नहीं आएगा, इसके आगे की संख्या आएगी, जैसे 15 आ जाएगा। तो 15 से 19, 19 से 19 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, 20 से 29, 20 30 से 34, 30 और 35 से 40। इस तरह से यहाँ पे क्लास इंटरवल चलता है। तो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं रिप्रेजेंट होती है, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों उस कलेक्शन में, उस डाटा में इंक्लूड रहता है। तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी को देख लेते हैं। 7, 12, 15, 21, 10, 5 एंड 7, 12, 15, 21, 10, 5। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये इसको टेबल बना लेते हैं। इसको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल जब करेंगे तो टोटल हमारा जो है 70 आएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 70 आएगा। तो इस तरह से इंक्लूसिव मेथड या इंक्लूसिव मेथड को हमने जान लिया है। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना है, तो आगे देखते हैं। बात करें अगर रेंज की, तो रेंज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। तो इसको हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R = L माइनस S। तो L क्या है, L जो है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है, और S जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन है। तो रेंज जो हमारी है वो लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को ही रेंज कहते हैं। तो ये रेंज होता है। मिड वैल्यू की बात करें तो मिड वैल्यू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, उसे हम मिड वैल्यू कहते हैं। इसे हम एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिड वैल्यू इज इक्वल टू L प्लस U अपॉन 2। L मीन्स लोअर लिमिट, U मीन्स अपर लिमिट अपॉन 2। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं। क्लास इंटरवल ऑफ 40 to 60, ये क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है। इसमें अपर लिमिट जो है वो है 60 और लोअर लिमिट जो है वो 40 है। तो हम जब इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो 40 + 60 अपॉन 2, तो 40 और 60 को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो हमारी मिड वैल्यू इसमें से 50 निकल आएगी।